Hello everyone. So let's start with one video of electromagnetic induction, another video of electromagnetic induction. लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे EMI स्टार्ट किया था मैंने, थोड़ा ही जस्ट बोला था, तो आज फिर से वहीं से स्टार्ट करते हैं। मैं जस्ट ब्रीफिंग दे देता हूँ। मैं बताया था टाइप्स ऑफ EMI, पहला वाला बताया था स्टैटिक EMI, दूसरा वाला डायनामिक EMI और तीसरा वाला क्या था, पीरियोडिक EMI। मैं वो भी लिखा देता हूँ और एक बार। तो हेडिंग दो टाइप्स ऑफ EMI। जितने भी सारे लेक्चर्स है ये सब मेंस और नीट के लिए काफ़ी है, इतना पढ़ लोगे तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो पहले वाला आता है स्टैटिक EMI, अब दूसरा वाला जो आएगा वो डायनामिक EMI, और तीसरे वाले में पीरियोडिक EMI। पीरियोडिक EMI का मैंने एग्जाम्पल में सारे का एग्जाम्पल शायद दे दिया था थोड़ा बहुत करके, मैं और एक बार बताता हूँ। तो स्टैटिक EMI हम लोग जो किए थे उसमें सबसे पहला था सेल्फ इंडक्शन और दूसरा वाला था म्यूचुअल इंडक्शन, है ना। सेल्फ इंडक्शन आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं पहले समराइज़ कर देता हूँ, उसके बाद बताऊँगा म्यूचुअल इंडक्शन, क्योंकि सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन जेईई मेन में पूछा जाता है, तो वो भी बताऊँगा। नीट में भी आता है बहुत सारा क्वेश्चन, एक दो ट्रिक भी बताऊंगा जहाँ से जल्दी हो जाए। दूसरा वाला बताया था डायनामिक EMI। डायनामिक EMI में क्या होता है, अच्छा स्टैटिक EMI में क्या होता है, यहाँ पे आपका A और थीटा क्या रहता है, सेम, और B का वैल्यू क्या होता है, B होता है चेंज। मैं जो चेंज होता है उसको मैं ऐसे लिखता हूँ, V होता है वेरी, अलग अलग होता है B। डायनामिक में क्या क्या होता है, डायनामिक में B और थीटा सेम होता है, और यहाँ पे एरिया चेंज होता है। इसका क्वेश्चन मैं कराया था, डायनामिक का क्वेश्चन लास्ट क्लास का वीडियो में 2-3 क्वेश्चन में कराया था, ठीक है, वो वाला देख लो एक बार। और लास्ट है पीरियोडिक EMI। अच्छा फिर से रेड से स्टार्ट कर दिया, रेड में कुछ लोग बोल रहा था रेड में नहीं लिखने के लिए, ठीक है। तीसरा वाला बात है पीरियोडिक EMI। पीरियोडिक EMI में क्या होता है, B और A तो कॉन्स्टेंट रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या चेंज होता है, थीटा का चेंज होता है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया था, DC जनरेटर हो गया या कोई जनरेटर हो गया, या कहीं पे कुछ जो भी सरफेस है उसका अगर मोशन हो रहा है तो वो आ जाएगा इसके अंदर, पीरियोडिक के अंदर। डायनामिक के अंदर क्या था, हम लोग जो प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग किए थे जहाँ पे एरिया चेंजेस था, जिसका मैं लिंक दे दूँगा नीचे में, वीडियो का लिंक, तो उसमें एक बार जाके देख लेना, क्योंकि वो वाला जो भी 2-3 क्वेश्चन कराया था तो वो डायनामिक EMI से ही था, और डायनामिक EMI से ही क्वेश्चन मैक्सिमम एरिया का चेंजेस रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो डायनामिक EMI से ही पूछा जाता है। लास्ट में आता है पीरियोडिक EMI। पीरियोडिक EMI में B और A तो सेम रहता है, ये दोनों क्या रहता है, सेम रहता है, सेम, पर थीटा का चेंजेस होता है, ठीक है, थीटा का चेंजेस होता है। अब आते हैं स्टैटिक EMI, जिसका फर्स्ट टॉपिक होगा सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। चलो लिखो सेल्फ इंडक्शन। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अब लिखो स्टैटिक EMI सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में आएगा सेल्फ इंडक्शन, लिखो सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में फर्स्ट लिखो करंट थ्रू द कॉइल रिमेन सेम। लिखो करंट थ्रू द कॉइल रिमेन सेम। करंट थ्रू द कॉइल, इस कॉइल से जो भी करंट जाएगा वो क्या होगा, सेम। करंट थ्रू द कॉइल रिमेन सेम। अब ड्रॉ करो फिगर। यहाँ मान लो कोई EMF है E और एक कॉइल है, ऐसा मान लो। इस कॉइल पे N है नंबर ऑफ टर्न्स और इससे रिलेटेड फ्लक्स है फाई। द फ्लक्स रिलेटेड टू द कॉइल इज फाई
एंड n इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स। लिखो जल्दी। ठीक है, अब I सेम है तो करंट अगर सेम जाता है, इसका EMF मान लो E, और चाहो तो यहाँ स्विच दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्विच से कुछ आने जाने वाला है नहीं। अब करंट क्या है, सेम है। ठीक है, अब लिखो करंट अगर सेम होगा तो B भी क्या होगा, सेम होगा। B सेम होगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक, जैसे कि मैंने कहा था कि नेक्स्ट फ्राइडे टेस्ट होने वाला है, तो उसके लिए रेडी रहना। नेक्स्ट फ्राइडे टेस्ट होगा एज़ पर शेड्यूल। क्लास 7:45 से स्टार्ट होगा, 7:45 to 8:45, 9 तक टेस्ट होगा। उसके बाद कलर चेंज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैं जैसे पढ़ाता हूँ वैसे ही पढ़ाऊँगा। ठीक है, ठीक है, I, B, phi सारे सेम रहेगा। अब टोटल फ्लक्स कितना आता है, N phi, फिर से वही कलर। टोटल फ्लक्स कितना आता है, N phi। तो N phi प्रोपोर्शनल टू I, या N phi को चाहे कोई लिखना चाहता है कि phi t, तो वो भी लिख सकते हो, phi t यानी phi टोटल। सो phi टोटल मतलब N phi, वो किसके साथ प्रोपोर्शनल होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा I के साथ, I यानी करंट। ठीक है, अब इस प्रोपोर्शनल वाला साइन को हटाओ तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा जो L I है, जो कांस्टेंट L है, एंड दैट L इज कॉल्ड इंडक्टेंस। दैट L इज कॉल्ड इंडक्टेंस। लिखियो, दैट L इज कॉल्ड व्हाट, इंडक्टेंस। इसको लिख दो, इंडक्टेंस। सही है। अब L को ऐसे भी लिख सकते हो, N phi बाई I, ये भी लिख सकते हो। तो N phi मतलब फ्लक्स, फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर, और I मतलब एम्पियर, तो इसका यूनिट क्या आएगा, वेबर पर एम्पियर। L का यूनिट क्या आएगा, वेबर पर एम्पियर। उसका डायमेंशन निकालो, डायमेंशन निकलना आएगा, इसका डायमेंशन निकलना आएगा N phi बाई I का। phi मतलब क्या होता है, B इंटू A आता है। N का तो कुछ नहीं होगा, phi का कितना होगा, B A, नीचे में I को ऐसे रहने दो। ठीक है, अब F फिजिकल टू क्या आता है, B I L, तो B का क्या लिख सकते हो, F बाई I L लिख सकते हो, है कोई प्रॉब्लम। तो B के जगह में लिखो F इंटू A, नीचे I तो पहले से ही था, और एक आएगा I L होगा। F मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई मीटर, F का न्यूटन, A का मीटर स्क्वायर, L का मीटर, तो कितना आ रहा है, न्यूटन मीटर। नीचे में I इंटू I मतलब एम्पियर का स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन का डायमेंशन सबको पता है, ml (10⁻²). न्यूटन मीटर है मतलब ml स्क्वायर (10⁻²). एरिया का कितना आएगा, सॉरी एरिया नहीं, एम्पियर, एम्पियर का a⁻²। चाहे तुम इसको क्या लिख सकते हो, I का पावर -2। ठीक है, ये भी लिखा जा सकता है। तो ml स्क्वायर (10⁻²), I का पावर -2। सही है। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना कि L का जो भी वैल्यू है वो एक पर्टिकुलर सा वैल्यू देता है। इसका और एक यूनिट लिख सकते हो, वेबर पर एम्पियर को हम लोग शॉर्ट में हेनरी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हेनरी, HENRY। न्यूजीलैंड का बॉलर है मैट हेनरी, तो मैट हेनरी वाला हेनरी। ठीक है, अब जो L का वैल्यू है वो I पे ना तो डिपेंड करता है, क्यों नहीं डिपेंड करेगा,
क्योंकि आई भी बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है, दोनों बढ़ रहा है तो दोनों कैंसिल होगा। तो एल का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, इट डजंट डिपेंड ऑन आई। देख के लग रहा है कि आई पे डिपेंड करेगा, लेकिन नहीं करेगा, क्योंकि आई का वैल्यू बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे फ्लक्स भी बढ़ेगा, ठीक है। अब फ्लक्स कैसे बढ़ेगा, देखो इधर आई का वैल्यू जितना बढ़ाओगे, ऐसे मान लो कि फील्ड लाइन है, ठीक है, अगर आई का वैल्यू बढ़ाओगे तो क्या होगा, इसको एक सेकेंड, उल्टा मिरर हो गया, एक सेकेंड, जस्ट मिनट। इसका वैल्यू भी उतना ही बढ़ते जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे आई बढ़ेगा ये भी धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो उतना इसका इंटेंसिटी बढ़ेगा। पहले 2 था, मान लो पहले ये 2 था, अब बढ़ के कितना हो गया, 4 हो गया। तो इंटेंसिटी क्या है, क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। और बढ़ाओगे और फ्लक्स बढ़ेगा, और यहाँ पे फील्ड लाइन ज़्यादा होगा, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। करंट थ्रू द कॉइल अगर चेंजेस होता है, इफ़ करंट चेंजेस, तो करंट चेंज होने से क्या होता है, करंट चेंजेस। अब इस कॉइल से जो भी करंट पास कर रहा था आई, उसको मैंने उसको मेरा मन हुआ मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर चेंज करूँगा, तो क्या होगा, देखो जैसे कि करंट चेंज होने से फ्लक्स भी चेंज होगा, फील्ड चेंज होगा, फील्ड चेंज होने से फ्लक्स का भी चेंज होगा, ठीक है। आई चेंज होने से बी चेंज होता है, बी चेंज होने से फ्लक्स का भी चेंजेस होता है। तो इसका ऐसे लिखो, एज आई चेंजेस बी ऑल्सो चेंजेस एंड फ्लक्स ऑल्सो चेंजेस, ठीक है। अब फ्लक्स चेंज करेगा तो इसका क्या मोटिव रहता है, इसका मोटिव रहता है कि जो भी इसका कॉज हो उसको ये अपोज करे, जो भी इसका कॉज हो उसको ये अपोज करे। तो वो अगर बढ़ेगा, मतलब बाहर से तुम करंट को बढ़ाओगे, तो वो कोशिश करेगा कि उसको घटाने का, ठीक है। क्यों, लेंजेस लॉ पता है ना। लेंजेस लॉ मैंने पिछले दिन ही बोला था कि अगर करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ने से यहाँ पे फ्लक्स भी बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो फील्ड बढ़ेगा, फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स अगर बढ़ा तो ये चाहेगा उसको घटाने को मतलब वो उसको अगर घटाना चाहेगा तो वहाँ पे वो खुद से एक इंड्यूस करेगा फ्लक्स, फ्लक्स जो मेन वाला फ्लक्स को अपोज करे। मान लो कि पहले 20 फ्लक्स था, 20 से 30 हुआ, 30 से 40, 50, तो वो चाहेगा कि उसको थोड़ा अपोज करे, तो वो खुद से कुछ जनरेट करेगा जो उसको नीचे लाने का कोशिश करेगा, ठीक है। अब जनरेट करने का कोशिश करेगा मतलब वहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहा है। तो लिखो E इजिकल टू क्या पता है तुम लोगों को, माइनस d∅/dt पता है, सबको पता है। ये मतलब EMF इजिकल टू चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इतना तो सबको ही पता होगा, ठीक है। और फाई के जगह में क्या होगा, n∅ लिखो, क्यों, क्योंकि एक के लिए अगर फ्लक्स फाई होगा, टोटल के लिए फ्लक्स कितना है, n∅। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -n d∅/dt, -n d∅/dt लिख सकते हो, है कि नहीं, ठीक है। अब देखो पिछले वाले जो स्लाइड है वहाँ पे मैंने n∅ इजिकल टू क्या लिखा था, Li। चाहे तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -d/dt, n∅ के जगह में क्या लिख सकते हो, इसका ऐसे लिखा जा सकता है, -L/di/dt लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है। तो E इजिकल टू ये वाला फार्मूला को याद रखो, E इजिकल टू -L/di/dt, अच्छे से याद रखना इसको, E इजिकल टू -L/di/dt, ठीक है। यहाँ से भी L का कुछ यूनिट आ रहा है, कैसा आएगा देखो, L का यूनिट, E का यूनिट क्या होगा, ये मतलब EMF मतलब वोल्टेज, L को ऐसे रहने दो, di/dt, di का मतलब क्या आएगा, di मतलब एम्पियर है ना,
डी आई मतलब चेंज इन करंट, मतलब एम्पियर बाई सेकेंड। तो एल का तो ये भी यूनिट आ रहा है, वोल्ट बाई एम्पियर सेकेंड। अब बोलो आर इजिकल टू क्या आता है, वी बाई आई आता है कि नहीं। आर इजिकल टू क्या आता है, वी बाई आई आता है। वी बाई आई मतलब वोल्टेज बाई एम्पियर, वोल्टेज बाई एम्पियर मतलब क्या होता है, ओहम। तो इसको भी ऐसे भी तो लिख सकते हो, इसका यूनिट ये भी आ गया ओहम सेकेंड। तो एल का यूनिट क्या क्या मिला, वोल्ट सेकेंड बाई एम्पियर, ओहम सेकेंड, हेनरी, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है। और क्या देखे थे, और देखे थे वेबर पर एम्पियर, ठीक है। इतना तक समझ आया सबको, ठीक है। अब चलो, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट लिखो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड, ठीक है। अब इसको कैसे करें, देखो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला तो तुम लोग को मालूम ही है, एल इजिकल टू क्या लिखाया था, -n d∅/dt। अब अगर सोलेनॉइड है कहीं पे, तो इस पे मान लो नंबर ऑफ टर्न्स से n इज नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स लिख सकता हूँ। स्मॉल n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो n का वैल्यू और n और n का मतलब आया समझ, n और n का मतलब समझ आया, ठीक है। अब ठीक है, सॉरी पर यूनिट लेंथ, ये वाला एन आ गया, स्मॉल एन आ गया। इसका एरिया मान लो ए, लेट्स से अज्यूम इसका एरिया ए मान लेते हैं, और इसका लेंथ मान लेते हैं एल, ठीक है, ठीक है, इतना मान लो, इतना तो बोल ही सकता हूँ इसका। अब एल इजिकल टू -n d∅/dt आता है, तो इसको क्या लिखने का, d/dt, फाई को क्या लिख सकते हो, b/a लिख सकते हो, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है। b इजिकल टू क्या आता है सोलेनॉइड के लिए, फॉर्मूला तो तुम लोग को मालूम ही है, μ0 स्मॉल n i, या इसको कैपिटल n के टर्म में लिखो तो μ0 ni/l आता है। ठीक है, एक सेकेंड, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया होगा, एल इजिकल टू नहीं था, एक सेकेंड, जस्ट ए मिनट। यहाँ ई था ना, इजिकल टू -n d∅/dt, ऐसे ही था, ई एम एफ, एल लिख दिया था इसको, ई इजिकल टू -n d∅/dt होगा, ठीक है। अब ई इजिकल टू ये भी आता है कि एल इंटू di/dt आता है ना, ठीक है। इसको एक काम करो, इसको मिटा दो, इसको मिटाओ, ये नहीं चाहिए। यहाँ सीधा सीधा फाई लिखो, फाई मतलब फ्लक्स, फाई इजिकल टू क्या आता था, टोटल फ्लक्स, या फाई टी लिख दो, टोटल फ्लक्स मतलब n इंटू फाई, ऐसा लिख सकते हो। फाई टी टोटल फ्लक्स, एक के लिए अगर फ्लक्स फाई होगा तो n नंबर के लिए n फाई,
फाई मतलब बी इंटू ए। मैंने बस डी बाई डी टी लिखा था, उसको हटाया, ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहिए अभी, वो चाहिए होगा तो बाद में। बी को क्या लिख सकते हो, म्यू नॉट एन आई बाई एल इंटू ए लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब इसका ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। लेट्स एज्यूम कि अंदर पे कोई मटेरियल नहीं है, तभी म्यू नॉट होगा। कोई मटेरियल होगा तो उसके लिए क्या आएगा, मैं बोल रहा हूँ फिर, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल इंटू आई। अब फाई इज इक्वल टू क्या आता है, एल आई, जो हम लोगों ने लिखा था, टोटल फ्लक्स मैंने लिखा था, देख लो इधर, टोटल फ्लक्स फाई टी इज इक्वल टू एन फाई टी इक्वल टू एल आई, ठीक है। तो फाई टी दोनों एल आई है। अब दोनों तरफ से आई कटेगा, मतलब कैंसिल होगा, तो एल क्या बचा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल बचा। एल मतलब मैं इधर लिख रहा हूँ इसको, एक सेकेंड हट जाता हूँ लिख के, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई स्मॉल एल, जहाँ कैपिटल एल क्या है, कैपिटल एल इंडक्टेंस, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। दिस वन इज इंडक्टेंस and this one is length. तो इंडक्टेंस इज कैपिटल एल एंड दिस वन इज लेंथ, ठीक है। सो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, आया समझ, ठीक है। ये आता है आपका इंडक्टेंस का वैल्यू, सही है कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अगर कोई दूसरा मीडियम ले लेते तो तब क्या आएगा, म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए बाई एल। कोई दूसरा मीडियम ले लेंगे तो म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए बाई एल। ये थोड़ा ख़राब दिख रहा है, एक सेकेंड, ठीक है। म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए बाई एल, आया समझ में, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन लिख लो, थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन है। लिखो, द करेंट अ कॉयल हैविंग, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। L is equal to 2 millihenry mH, 2 mH, ठीक है। करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉयल I is equal to t square into e to the power minus t, ठीक है, t square to the minus t। find the time at which EMF is 0, फाइंड द टाइम एट विच EMF इज 0। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। E इज इक्वल टू सीधा सीधा क्या लिखना है, माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक। अब EMF 0 मतलब इसको 0 करो, एल तो ऐसे ही उधर जाएगा, ठीक है, एल को उधर से डिवाइड कर दो, वैसे ही जाएगा। तो आ रहा है क्या, डी आई बाई डी टी शुड बी इक्वल टू वाट, 0। मतलब कि डी आई बाई डी टी तुमको फाइंड आउट करना है। डी आई बाई डी टी कैसे आएगा बोलो, सिंपल, आई की जगह में वैल्यू पुट करो, टी स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस टी, टी स्क्वायर यहाँ लिखो, ई टू द पावर माइनस टी लिखो। वैल्यू पुट करने से क्या आता है, इसका टी स्क्वायर तो बाहर ही जाएगा, डी बाई अरे इसको डिफ्रेंशिएट करो तो कितना आएगा बोलो, ये आएगा, और ई टू द पावर माइनस टी 2t। बस इसको क्या करना है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है, कॉपी करके यहाँ पे पुट कर दो, इक्वल टू 0। बस यहाँ से ई टू द पावर माइनस टी वैसे ही कॉमन जा रहा है, तो देखो 2t इज इक्वल टू कितना आ रहा है, टी स्क्वायर, टी क्या वैल्यू 2 सेकेंड,
ये वाला चैप्टर जैसे हो जाएगा, ख़त्म होने के बाद मैं एक टोटल सेशन लूँगा, वो जेई मेन और नीट का PYQ का सेशन होगा। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। अराउंड 25 क्वेश्चन का मैं टारगेट मान के चलता हूँ। वो वाला वीडियो मान लो कि थर्सडे तक आएगा, थर्सडे फ्राइडे तक आएगा, ठीक है। ये वाला वीडियो मैं कोशिश करता हूँ आज ही अपलोड करने को, फिर वो वाला वीडियो थर्सडे फ्राइडे तक आ जाएगा, उसको देख लेना एक बार। उसमें सारा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर रिलेटेड सैटरडे तक मिल जाएगा, मतलब मान लो कि वीडियो तो फ्राइडे तो तुम लोग का एग्ज़ाम हो रहा है, उसके बाद मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलो अब दूसरा वाला क्वेश्चन भी एक बार देख लो। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। फाइंड आउट current through the coil. Find out current through the coil. Sorry. Find out E versus T ग्राफ। E वर्सेस T ग्राफ ड्रॉ करना है मेरे को। E के साथ T का ग्राफ ड्रॉ करना है। गिवन क्या है? गिवन है I के साथ T का ग्राफ। व्हाट इज गिवन? गिवन इज द ग्राफ ऑफ I विथ T। एक सेकेंड, ग्राफ कैसा दिया हुआ है वो भी दिखा देता हूँ एक बार। ग्राफ का नेचर ऐसा है कि सीधा गया फिर वापस नीचे, फिर ऐसे। दिस इज गिवन I वर्सेस T ग्राफ। I के साथ आपको T का ग्राफ दिया हुआ है। यू नीड टू फाइंड आउट द ग्राफ ऑफ व्हाट? ग्राफ ऑफ, हाँ, I चेंज होगा तो B भी चेंज होगा, B चेंज होगा तो बोलो E आएगा, -L di/dt। अब -L di/dt आएगा तो I अगर चेंज होगा तो di/dt भी कुछ ना कुछ आना चाहिए। तो di/dt का क्या आएगा? एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, ठीक है। और L का तो वैल्यू है ही, तो इसका अगर कांस्टेंट वैल्यू है, क्यों कांस्टेंट वैल्यू होगा? क्योंकि यहाँ पे जो चेंजेस है वो कांस्टेंट है। अगर चेंजेस कांस्टेंट होगा मतलब स्लोप कांस्टेंट है। इसका ऐसे भी लिख सकते हो -L इंटू स्लोप ऑफ व्हाट? IT लिख सकते हो ना, स्लोप ऑफ IT लिख सकते हो, स्लोप ऑफ IT, ठीक है। ठीक है, अब इसका देखो, इसका EMF, इसका स्लोप बढ़ रहा है, तो इसका मान लो अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू होगा, बढ़ता है तो पॉजिटिव कुछ वैल्यू होगा, तो वो पॉजिटिव वैल्यू इंटू L मतलब टोटल क्या आ जाएगा? नेगेटिव वैल्यू आएगा, वो भी एक कांस्टेंट है। तो E वर्सेस T का ग्राफ ऐसे आएगा। इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, चाहो तो तुम लोग भी खुद से कर सकते हो, उसके बाद मेरे से मिला लेना एक बार। इसका ग्राफ ऐसे आएगा। पहले तो EMF नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा बोलो? नेगेटिव होने का रीज़न ये है कि मेरा स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप अगर पॉजिटिव होगा मतलब EMF क्या है? नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव इंटू नेगेटिव। तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं एक सेकेंड, इसको मैं इधर ही लाता हूँ। तो इस पोजीशन तक मान लो EMF क्या रहेगा? नेगेटिव। फिर यहाँ से यहाँ क्या है? ये स्लोप नेगेटिव हो रहा है। स्लोप नेगेटिव होगा तो EMF क्या होगा? पॉजिटिव। फिर यहाँ से यहाँ वैल्यू I का वैल्यू भले ही नेगेटिव है, लेकिन I धीरे धीरे क्या है? बढ़ते जा रहा है, तो स्लोप पॉजिटिव है, मतलब फिर से EMF क्या होगा? नेगेटिव, ठीक है। तो EMF ऐसे आएगा, यहाँ पे EMF ऐसे मान लो इसको, एक सेकेंड, इसको, हाँ, इसको ऐसे मानो नेगेटिव, देन कुछ देर के लिए पॉजिटिव, देन फिर से यहाँ तक। ठीक है, इसका ऐसे नहीं, इसका डॉटेड रखो, क्योंकि यहाँ तक वैल्यू इसका डॉट डॉट डॉट, यहाँ भी डॉट डॉट डॉट, ठीक है।
तो ऐसे होगा। आया समझ में? तो सेल्फ इंडक्शन ऐसे ही था, ठीक है। इसका और भी क्वेश्चंस कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आरएल सर्किट पे, फिर मैं पढ़ाऊँगा म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। तो आरएल सर्किट लिखो, क्योंकि आरएल सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मेंस नीट या कोई भी टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन उठा लो, अगर वहाँ पे इंडक्टर है तो आरएल सर्किट से 1-2 क्वेश्चन उस सिलेबस में अगर इंडक्टर होगा तो आरएल सर्किट का क्वेश्चन पक्का होगा, एकदम 100% श्योर है कि आरएल सर्किट का क्वेश्चन पूछा जाता है। आर मतलब रेजिस्टेंस, एल मतलब इंडक्टेंस। सो इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस सर्किट या रेजिस्टेंस इंडक्टेंस सर्किट। आरएल सर्किट मिलता जुलता है आरसी सर्किट का। आरसी सर्किट तुम लोग पढ़े हो, कहाँ पढ़े हो? कैपेसिटर में। कोई टीचर करंट में भी पढ़ाते हैं, मैंने शायद कैपेसिटर में पढ़ाया था या करंट में पढ़ाया था, मेरे को याद नहीं है, लेकिन मैं पढ़ाया था, ठीक है। तो सेम टू सेम ऐसा ही है, यहाँ पे भी कुछ एक इंडक्टर होगा, रेजिस्टेंस होगा, और यहाँ पे क्या होगा? एक एक्सटर्नल पावर सप्लाई, जिसको ई लिख सकते हो, इसको एल लिख सकते हो, इसको आर लिख सकते हो। जल्दी से लिखो। तो आरएल सर्किट में सबसे पहले देखो, जो भी वोल्टेज है वो एक वोल्टेज इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा VL, दूसरा वाला VR। तो E इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है VL प्लस VR, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। लिखा जा सकता है ऐसा, लिखो जल्दी लिखो। मैं कुछ एक क्वेश्चन देख रहा हूँ कि आरएल सर्किट से अगर कहीं कुछ क्वेश्चन होगा तो उसको भी बोल दूँ, उसके साथ साथ सेल्फ इंडक्टेंस का क्वेश्चन भी ढूंढ रहा हूँ। एक सेकेंड रुको एक बार। अच्छा, अच्छा कुछ क्वेश्चन मिला है। अच्छा, इसका ये भी मैं छोड़ दिया हूँ अभी। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस भी छोड़ा हुआ है, तो उसको भी याद दिलाना एक बार। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस भी कराना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, E इक्वल टू VL प्लस VR आता है, तो E को ऐसे ही रहने दो। VL के जगह में क्या लिख सकते हो? LdI/dt, और VR के जगह में IR लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम है? अब IR को उधर लेके जाओ। V इक्वल टू IR होता है, VL इक्वल टू LdI/dt। अब बोलोगे माइनस LdI/dt होता है। माइनस एल वो प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन वो कंज्यूम कितना करेगा? LdI/dt करेगा ना। बाहर से ये कितना कंज्यूम करेगा? L इंटू DI/dt, ठीक है। अब IR को उधर लेके जाओ। आरसी वाला सर्किट जिन लोगों का याद नहीं है, ये वाला देख लो, ये वाला देखने से आरसी भी याद आएगा। E माइनस IR इज इक्वल टू LdI/dt लिख सकता हूँ। अब dt को उधर लेके जाओ। dt को उधर लेके जाओगे तो क्या आएगा बोलो? dt/L को मैं उधर लेके जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि नीचे में dt di इसको नहीं रख सकता। नीचे में dt di को रख के इंटीग्रेट नहीं हो सकता, यह रूल है। नीचे में इंटीग्रेशन का साइन नहीं दे सकते हो। अगर डिफरेंशियल फंक्शन को हमेशा तुमको कहाँ लेके जाना है? ऊपर लेके जाना है। मैं 11 से बोल रहा हूँ कि नीचे में dx dy नहीं लिखा जा सकता। अगर तुमको इंटीग्रेट करना है तो उसको कहाँ लेके जाना है? ऊपर लेके जाना है, ठीक है। अब dt/L उसको अगर इंटीग्रेट करोगे, dt को L तो कांस्टेंट है, dt को इंटीग्रेट करने से क्या आएगा? t आएगा, है कि नहीं? तो इसको इंटीग्रेट करो, मैं सीधा इधर लिख रहा हूँ, t/L आएगा। और इधर इसको अगर इंटीग्रेट करोगे di,
अब देखो मैंने पहले ही कहा था कि dx मान लो 3 + 5x, इसका अगर इंटीग्रेशन दिया जाए तो इसके इंटीग्रेशन कैसे आता है। इसका इंटीग्रेशन 3 को कॉमन ले लो पहले, या 3 रहने भी दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 रहने भी दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 + 5x को क्या लिख सकते हो तुम लोग, इसको मैं सब्स्टिट्यूशन से कर दे रहा हूँ, लेकिन मैं वहाँ डायरेक्ट करूँगा, ठीक है। 3 + 5x को t लिख सकते हो। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 5 = dt/dx, x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो 5 dx को क्या लिख सकते हो, dt लिख सकते हो। अब इसको बस वही करने का, ये भी आसान है, dx के जगह में dt, 3 + 5x के जगह में t। अब dx = क्या आता है, dt/5 आता है, dx = dt/5, 5 को इधर लेके आओ तो 1/5 dt/t, dt/t क्या आता है, log, तो 1/5 क्या आएगा, ln t आएगा। है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस है, इधर क्या है, माइनस है। अब देखो डेरिवेटिव को इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, आई के रेस्पेक्ट में हो रहा है। कांस्टेंट क्या है, आर, तो आर को क्या लिखोगे बाहर, माइनस है तो ठीक है, -1/r, जैसे यहाँ पे 5 हो रहा था 1/5 ln t। अब t का मतलब क्या था बोलो, t मतलब पूरा बैठेगा ना t के जगह में, कौन सा, 3 + 5x, तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा, ln पूरा पुट करो e - i r, ठीक है। अब अगर पूरा पुट किए हो तो अब इसको बस थोड़ा सा वो करने का, क्या करने का, लिमिट पुट करने का, ठीक है। मैं भी रोहित शर्मा जैसे बोल रहा हूँ, वो ये ऐसे ही बोलता है, तो क्या करने का, इसको इधर पावर नहीं, लिमिट लगाने का, ठीक। 0 से I0 की मान लो मैक्सिमम करंट कितना है, I0, और इनिशियल करंट की क्या होगा, 0। लिमिट बिठाओ तो t के जगह में t पुट करो तो t - 0 क्या आएगा, l, मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूँ, -1/r ln। अब देखो ir के जगह में तुम I0 बिठाओ तो क्या आएगा, e - I0r आएगा। एक बार देख लो, 0 पुट करो तो कितना आएगा, ln e। अब माइनस को अगर तुम अंदर मल्टीप्लाई करो तो यहाँ आएगा माइनस, इसको मैं छोटा सा लिखता हूँ, और यहाँ आएगा प्लस, है कि नहीं। अब log a - log b का फॉर्मूला तो पता ही है तुम लोगों को, क्या आता है फॉर्मूला बोलो। तो t को ऐसे ही रहने दो, r को तुम इधर लेके आ जाओ, ln e/e - I0r, ये आएगा ना। यहाँ तक तो समझ गए होगे, लिख लो एक बार। हट जाता हूँ एक सेकंड। ठीक है, लिखो, जल्दी लिखो। अगर यहाँ तक हो गया, यहाँ तक लिखे हो, RT/L = E0 जो भी आ रहा है, E - I0r। मैं इस वाले रिजल्ट को कॉपी करके मैं अगले पेज पे जाता हूँ, तो वहाँ जाके बाकी का समझाऊंगा, ठीक है। RT/L ln e/e - I0r आ रहा है। अब इसको क्या करो कि एक काम कर सकते हो कि इसको पलट सकते हो, चाहो तो पलट दो, अगर पलटना चाहो तो उल्टा कर दो।
तो इधर क्या आएगा, नहीं तो एक काम करो, पहले यही कर लेते हैं, फिर माइनस था तो माइनस को रहने देते हैं, क्योंकि तभी मेरा रिज़ल्ट आसानी से आ जाएगा। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, जैसे माइनस था मैं माइनस को ऐसे ही रख देता हूँ। ठीक है, माइनस को ऐसे रखता हूँ और यहाँ पे ये कर लेता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ, ये तो माइनस, यहाँ क्या था, यहाँ तो प्लस था और यहाँ पे माइनस था, तो इसको ln e माइनस आई नॉट आर, तो ये आसानी होगा फिर, क्योंकि फिर से वही फॉर्म में लेके जाना है, e माइनस आई नॉट आर बाई ई। यही रखो, पहले मैं माइनस माइनस लगा दिया, ऊपर में भी एक माइनस होगा, हाँ ठीक है, e माइनस आई नॉट आर बाई ई, इसका ऐसे ही रखो तो ही सही रहेगा। ठीक है, अब ln को माइनस साइन को तुम चाहो तो कहाँ लिख सकते हो, इसको इधर लिख सकते हो माइनस को। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके उस पेज में जाता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, कंट्रोल सी, एक सेकेंड रुक जाओ, वही कॉपी कर लिया, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ और इसको हटा देता हूँ। अब सही है। अब दोनों तरफ क्या करो, दोनों तरफ तुम एक्सपोनेंट मतलब कि एंटी लॉग ले लो, तो e टू दी पावर क्या आएगा, e टू दी पावर माइनस आर टी बाई एल, ln तो नहीं रहेगा अभी। अब देखो e माइनस आई नॉट आर बाई ई, इसको क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो 1 माइनस आई नॉट आर बाई ई बाई 1 होता है, माइनस आई नॉट बाई, ऐसे आएगा। फिर क्या करो, इसको इधर लेके आओ, उसको इधर लेके जाओ। ठीक है, मतलब एक सेकेंड, जस्ट ए मिनट, इसको मैंने आई नॉट ले लिया था ना, इसका आई ले लो, तो 0 से t टाइम लिया था, इसको आई लो, क्योंकि आई नॉट तो मैक्सिमम वैल्यू होगा, तो उसको मैं पुट करूँगा, आई नॉट को काट के आई करो सबको, क्योंकि आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैं तो t टाइम के लिए ले रहा हूँ कोई भी आर्बिट्ररी टाइम, तो इसको आई करो। ठीक है, फिर मैं मैक्सिमम के लिए t का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करके फिर करा दूँगा। ठीक है, तो इसको आई लिखो, इसको आई लिखो, इसको भी आई। ठीक है, अब i का वैल्यू कितना आ रहा है बोलो, i का वैल्यू आ रहा है देख के बोलो ये आ रहा है कि नहीं। इसको मैंने इधर लाया, इसको इधर लेके गया था, e बाई आर कर दिया बस, और कुछ नहीं किया। क्या कर दिया, e बाई आर। ठीक है, इतना तक तो समझ गए होगे। ठीक है, अब देखो, अब इस पे 2-3 कंडीशन में लगाता हूँ। ठीक है, 2-3 कंडीशन में लगाता हूँ। पहले वाला लिखो, पहले सबसे लिखो, देखो e का जो भी पावर होता है वो डायमेंशन लेस होता है, ई पे जो भी आता है वो डायमेंशन लेस होता है। मतलब आर टी बाई एल, इसको फिर से रेड ले लिया, आर टी बाई एल ये क्या आएगा, डायमेंशन लेस आएगा। ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंट पे कभी कोई डायमेंशनल क्वांटिटी नहीं रह सकता। ये अगर डायमेंशन लेस मतलब 1, उसका डायमेंशन 1 है, तो एल बाई आर का भी डायमेंशन कितना होगा, जो टी का डायमेंशन है वही होगा। तो इसलिए एल बाई आर को हम लोग क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि which among these are not dimensionless या डायमेंशन हैविंग डायमेंशन t। तो आरसी सर्किट में क्या पढ़े थे, आरसी सर्किट में पढ़े थे कि t का डायमेंशन और आरसी का डायमेंशन सेम होता है। यहाँ पे क्या पढ़े कि t का डायमेंशन और एल बाई आर का डायमेंशन वो भी सेम होता है। ठीक है, तो t और एल बाई आर सेम होता है। ठीक है, लिख लियो। आज शायद म्यूचुअल इंडक्शन तक हो जाए, बाकी और एक क्लास लगेगा शायद इसको कंप्लीट करने में। ठीक है, अब चाहो तो तुम इसको लैम्डा से डिनोट कर सकते हो, किसको, एल बाई
आर को, एल बाई आर को किससे डिनोट कर सकते हो, लैम्डा से। लैम्डा इज इक्वल टू नॉर्मली लिखा जाता है कि हमेशा एल बाई आर या आर बाई नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, लैम्डा। ठीक है, तो अल्टीमेटली तुमको क्या मिला रिजल्ट, मैं इधर लिखता हूँ। अल्टीमेटली मेरे को मिला रिजल्ट वो ऐसा है कि I इज इक्वल टू, अब E बाई आर, एक चीज़ देखो, अगर तुम t का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करो, t का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करो तो ये e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब कितना होता है, 1 बाई ई टू द पावर इन्फिनिटी मतलब कितना होगा, 1 बाई इन्फिनिटी मतलब 0 होगा, 0। ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब 1 बाई टू द पावर इन्फिनिटी, 1 बाई एक से अगर कोई बड़ा होगा 1 बाई टू टू द पावर इन्फिनिटी कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। 1 छोड़ के अगर एक से कोई बड़ा चीज़ ले लो, ई का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होता है, 2.7 2.3 ऐसा कुछ होता है, तो अगर ले लो तो तुमको 1 बाई टू टू द पावर इन्फिनिटी अगर इन्फिनिटी मिलता तो 1 बाई इन्फिनिटी कितना आएगा, 2.71 आता है। ठीक है, तो 1 बाई इन्फिनिटी कितना आएगा, वो भी 0 ही आएगा। ठीक है, अगर ये टर्म पूरा 0 हो गया तो I इज इक्वल टू क्या आएगा, E बाई आर आएगा। तो I का वैल्यू नहीं तो उस वाले वैल्यू को क्या लिखो, I नॉट इज इक्वल टू E बाई आर। कब हो रहा है ये, व्हेन t इज इन्फिनिटी। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कितना आ रहा है, I नॉट आ रहा है। ठीक है, ठीक है, अगर इतना लिखे हो तो फाइनल रिजल्ट का ऐसे लिखो, ई बाई आर के जगह में मैं आई नॉट लिखता हूँ, 1 माइनस ई टू द पावर टी बाई लैम्डा, क्योंकि मैंने लैम्डा को डिफाइन किया एल बाई आर, ऐसे डिफाइन किया। ठीक है, इतना तक अगर समझ आ गया होगा तो अब लिखो हाफ लाइफ, अब लिखो हाफ लाइफ। हाफ लाइफ तो केमिस्ट्री में पढ़े होगे तुम लोग, कहाँ पे पढ़े हो, केमिकल काइनेटिक्स में, है ना। तो सेम ही चीज़ है इधर भी, यहाँ भी चीज़ें सेम ही है। तो हाफ लाइफ में इधर लिखता हूँ, हाफ लाइफ। ठीक है, अब हाफ लाइफ में क्या आएगा, हाफ लाइफ मीन्स द टाइम व्हेन करंट इज गेटिंग हाफ, मतलब जिस भी टाइम पे करंट का वैल्यू कितना आ रहा है, हाफ आ रहा है। तो आई का वैल्यू कितना होगा, आई नॉट बाई 2। एक चीज़ समझो कि ये जो एक्सप्रेशन आया मेरा, ये एक्सप्रेशन किससे रिलेटेड है, ये एक्सप्रेशन रिलेटेड है ग्रोथ ऑफ करंट से। अब ग्रोथ में क्यों बोल रहा हूँ, ग्रोथ में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये 1 माइनस से माइनस हो रहा है, मतलब मैक्सिमम इनिशियली जब t 0 था, देखो सही से देखो, फिर हाफ लाइफ में नेक्स्ट स्लाइड में जाके बोल रहा हूँ। ठीक है, हाफ लाइफ में नेक्स्ट स्लाइड में जाके बोल रहा हूँ, पहले इधर बता देता हूँ। अगर t का वैल्यू तुम 0 पुट करो, t 0 मतलब e टू द पावर 0, e टू द पावर 0 मतलब 1 माइनस 1 0, करंट का वैल्यू कितना आता, 0 आता। t का वैल्यू तुम पुट करो l बाई आर, क्या पुट करना है, l बाई आर, तब करंट कितना आएगा, I इज इक्वल टू ई बाई आर, 1 माइनस ई टू द पावर l बाई आर, मतलब कट के कितना होगा, -1 आएगा। ई बाई आर 1 माइनस कितना आएगा, बोलो, आएगा। ई टू द पावर -1 का वैल्यू कितना होता है, 0.37। कैलकुलेटर पुट करो, पुट करके देख लो, 1 बाई ई करके देख लो एक बार, 1 बाई ई मैं भी देख लेता हूँ, 0.367 आ रहा है। 0.367 यानी कि आता है 0.37, लिख सकते हो, तो इसको लिखो 0.37। तब आई का वैल्यू कितना आएगा, 1 माइनस 0.37 मतलब 0.63। तो 0.63 ई बाई आर, ई बाई आर को क्या लिख सकते हो, आई नॉट,
तो इसको मिटाओ, मिटा के सीधा लिखो आई नॉट। देखो टाइम इनिशियली जब ज़ीरो था तब करंट ज़ीरो था, टाइम बढ़ा करंट बढ़ा। अब टाइम अगर इनफाइनाइट हो जाएगा तब हम लोगों ने क्या देखा, करंट का वैल्यू कितना होता है आई नॉट, यानी कि करंट धीरे धीरे क्या है बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अब इसको ग्राफिकली मैं प्लॉट करूँगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, थोड़ा दिख रहा होगा, कैमरे में आ रहा है, आ रहा है कैमरे में। ठीक है, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ग्राफ कैसा आएगा, क्योंकि वही इम्पोर्टेंट है, ग्राफ ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो ग्राफ पहले ड्रॉ करना होगा। ठीक है, इसको इधर लाइन हमेशा टेढ़ा ही होता है मेरे से। ठीक है, अब देखो इनिशियली अगर मान लो तुमको 1 का ग्राफ दिया जाए, 1 कैसे ड्रॉ करोगे, ऐसे करोगे 1, सीधा सीधा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, वही आएगा तुम्हारा 1 में। मान लो कि मैं ऐसे लिखता हूँ 1 का ग्राफ कैसे, ऐसे करोगे। e टू दी पावर x का ग्राफ कैसे होता है, e टू दी पावर माइनस x का ग्राफ, e टू दी पावर माइनस x का ग्राफ ऐसे होता है। कैसे होता है, ऐसे। अब 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स, 1 से ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस करो तो कितना आएगा। देखो 1 और ई टू दी पावर माइनस एक्स का वैल्यू दोनों का इधर सेम ही आ रहा है। जितना मैं इधर जा रहा हूँ 1 तो 1 ही रह रहा है, लेकिन ई टू दी पावर माइनस एक्स का वैल्यू घट रहा है। मतलब इनका जो सेपरेशन है वो धीरे धीरे क्या है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, इनका सेपरेशन बढ़ते जा रहा है। तो 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स का वैल्यू कितना होगा, वो भी बढ़ते जाएगा। कैसे करके बढ़ते जाएगा, वो ऐसे बढ़ेगा क्योंकि दोनों का बीच में पहले डिफरेंस नहीं था। जैसे मैं जा रहा हूँ इसका डिफरेंस बढ़ते जा रहा है। तो ऊपर से देखो तो कैसे बढ़ रहा है, ऐसे नीचे ऐसे करके देखो तो ऐसे बढ़ रहा है। तो उसको मैं इधर प्लॉट करूँ तो कैसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा, है कि नहीं, बढ़ेगा। पहले ज़ीरो था, फिर धीरे धीरे इसका मतलब इसको मैं ये जितना भी वैल्यू आ रहा है ना इधर 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स लिखे, जो भी जितना भी वैल्यू मिल रहा है मेरे को, मैं उसको इधर प्लॉट करके ऐसे आएगा फिर। ठीक है, तो 1 माइनस ई टू दी पावर इसका अगर तुम ग्राफ ड्रॉ करो तो वो भी कैसे आएगा, एक सेकंड ड्रॉ करके मैं हट जाता हूँ फिर। किसके साथ किसका ग्राफ बन रहा है, आई के साथ टी का। ठीक है, आई के साथ टी का। ओके, समझ आया। अब देखो टी का वैल्यू जब टाउ था, एल बाय आर यानी क्या, लैम्डा। एल बाय आर मतलब क्या आता है, लैम्डा। जब भी टी का वैल्यू लैम्डा था, इसका ऐसे लिखो, व्हेनेवर टी वाज इक्वल टू व्हाट, जब भी टी का वैल्यू किसके साथ इक्वल था, लैम्डा के साथ इक्वल था, तब इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा था, तब इसका वैल्यू आ रहा था 0.63 आई नॉट। तब इसका वैल्यू आ रहा था 0.63 आई नॉट। आया समझ में। और जब इन्फिनिटी में एकदम जाके इसका वैल्यू क्या होगा, इक्वेट होकर आई नॉट के साथ इक्वल हो जाएगा। आया था, हाँ आया यहाँ तक समझ में, है कोई प्रॉब्लम। पूरा को एक बार देखो, मैं कहाँ से शुरू किया था, मैं शुरू किया था यहाँ से, एक सेकेंड, मैं शुरू किया था यहाँ से आरएल सर्किट से, फिर मैंने इंटीग्रेट किया। तुमको बस ये वाला जो फार्मूला है ये याद रखना है। कौन सा वाला बोलो, आई इज इक्वल टू, अरे यार, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसको याद रखना है। ठीक है, आई इज इक्वल आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई लैम्डा। ग्राफ का भी वेरिएशन कैसे आता है मैंने समझा दिया। ठीक है, अब
इसको मैंने इधर ड्रॉ किया। जो ये ग्राफ था उल्टा दिखा मैंने एरकम करो। हाँ ई टू दी पावर एक्स वो पैराबोलिक ग्राफ होता है ना, ई टू दी पावर का ग्राफ हमेशा ऐसा ही होता है। ई टू दी पावर माइनस एक्स डिकेइंग कर्व होगा तो ऐसा होगा, 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स होगा तो ऐसा होगा। ठीक है, 1 से, क्योंकि ये देखो धीरे 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 बढ़ते जा रहा है। यहाँ देख, मैं इसको इधर प्लॉट किया हूँ, इसको मान लो यहाँ प्लॉट किया हूँ, इसको मान लो यहाँ प्लॉट किया हूँ, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, तो धीरे 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 तो बढ़ते जा रहा है। अब एक चीज़ देखो, एक क्वेश्चन आया है कि ये वाला ग्राफ ऐसा ऐसा हो ना हो के ऐसा भी तो हो सकता है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ इंक्रीज। देखो यहाँ पे जितना जल्दी बढ़ते जा रहा है, यहाँ क्या वैसे ही बढ़ रहा है। देखो यहाँ से यहाँ में, यहाँ पे इतना था, इतना इतना हो गया, यहाँ पे इतना था, इस छोटे से जगह में ही इतना ज़्यादा हो गया। यहाँ पे देखो इतना था और इतने में बस इतना ही बढ़ा, छोटा सा ही बढ़ रहा है ना, तो उसका रेट ऑफ इंक्रीज वो तो घटते जा रहा है, बढ़ रहा है। मान लो पहले 2 था, 2 से 10 हुआ, 10 से 15 हुआ, 15 से 18 हुआ, तो बढ़ते तो जा रहा है, लेकिन उसका रेट क्या है वो घटते जा रहा है। 2 से 10 कितना बढ़ा, 8 बढ़ा, 10 से 15 कितना बढ़ा, 5 बढ़ा, 15 से 18 3, 18 से 20, 20 से 21, बढ़ते तो जा रहा है, लेकिन उसका रेट ऑफ इंक्रीज वो घटते जा रहा है। ठीक है, वो भी मैं कराऊंगा अभी। ठीक है, अभी करा देता हूँ। ठीक है, ये वाला लिखे हो ना, नहीं हाफ लाइफ कराता हूँ फिर वो कराऊंगा। लिखो हाफ लाइफ, हाफ लाइफ। आधी उम्र, ठीक है, आधी उम्र तो मेरा हो गया होगा, 28 साल हो रहा है। नहीं आधा नहीं हुआ, 60 साल से तो ज़्यादा ही जीऊँगा लगता है, और पता नहीं अगर नहीं जीऊँ तो तब अलग बात है। तो आधी उम्र इसका कितना आएगा, गाना याद आ गया 3 इडियट्स का, बचपन तो गया जवानी भी गई। अब देखो हाफ लाइफ में क्या आता है, मान लो कि ऐसे बढ़ रहा है ना ये धीरे धीरे, गाना तुम लोगों को भी याद रहता है, बाकी कुछ याद हो ना हो। तो हाफ लाइफ में वैल्यू कितना आएगा, I0/2। तो I इजिकल टू इक्वेशन तो तुम लोग को पता ही है, अच्छे से पता होगा तुम लोग की इक्वेशन, I0 1 माइनस T/λ, पता है इक्वेशन। अब I के जगह में क्या पुट करोगे, I0/2। पुट कर सकते हो I0/2, है कोई प्रॉब्लम। हाफ लाइफ मतलब जहाँ पे जिस टाइम पे उसका वैल्यू उसका हाफ हो, हाफ मतलब किसका हाफ हो, मैक्सिमम का हाफ हो। मैक्सिमम कितना है, I0 है, उसका हाफ होगा तो कितना होगा, I0/2। तो बस I0/2 लिखो, इसको कैंसिल करने से 1/2 आएगा, 1 माइनस e⁻ T/λ। 1/2 को इधर लेके जाओ, उसको उधर लेके जाओ, जो भी अरेंजमेंट डिसअरेंजमेंट करना है कर दो। 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 यानी इसको क्या लिख सकते हो, 1/2। अब 1/2 को चाहे ऐसे भी तो लिख सकते हो, 2⁻, लिख सकते हो, है कोई प्रॉब्लम, हाँ नहीं है। दोनों तरफ लॉग ले लो, लॉग लेने से इधर वाले में क्या आएगा, -T/λ, और इधर आएगा, अच्छा लॉग लेने आता है ना, ई का ई उठ जाता है, लॉग और ln और ई ये बस कैंसिल हो जाता है, और इधर क्या आएगा, ln 2 का पावर -1, -1 किधर जाएगा, फिर लॉग में माइनस हमेशा किधर जाता है, सामने जाता है। अब माइनस माइनस कैंसिल होके आउट हो जाएगा। तो टी का वैल्यू कितना आ रहा है, टी का वैल्यू मैं इधर यहीं लिख देता हूँ, इसको छोटा कर देके, क्योंकि
आ रहा है कैमरे में, ठीक है। अब माइनस माइनस कैंसिल होगा तो टी कितना आ रहा है, टी हाफ लिखो इसको, टी हाफ इज इक्वल टू एल एन टू इंटू लैम्डा आ रहा है, तो एल एन टू इंटू लैम्डा, एल एन टू का वैल्यू पता ही है, और लैम्डा मतलब क्या लिखाया था मैंने, लैम्डा मतलब कहाँ लिखाया था बोलो तो, यहाँ लिखा था एल बाई आर, तो इसको यहाँ लिखो, लैम्डा मतलब एल बाई आर, तो 0.693 एल बाई आर, ये हाफ लाइफ है। हाफ लाइफ मतलब द टाइम एट वेयर द वैल्यू ऑफ द current is becoming half of the maximum current, पानी बोतल कहाँ गया, is becoming half of the maximum current, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में सबको, आसान ही है, ज़्यादा टफ है नहीं, ठीक है। अच्छा, और ये भी आया समझ में, तो अब लिखो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट। अभी पूछ रहे थे ना कि ग्राफ ऐसा ही क्यों होगा, तो उसका रीज़न यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। ग्राफ ऐसा ही क्यों होगा, इसका रीज़न यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट लिखो, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट, दूसरा कलर यूज़ करना होगा क्या, रेट ऑफ, ये वाला दिख रहा है सही से, किसी भी चीज़ का रेट बोला जाए मतलब उसको क्या करना होता है, उसको डिफ्रेंशिएट करना होता है। सो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट में भी क्या करना होगा, उसको डिफ्रेंशिएट ही करना होगा, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसको, जो एक्सप्रेशन मेरा आया था उसको करेंगे डिफ्रेंशिएशन, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, रेट मतलब हमेशा किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाता है, टाइम के रेस्पेक्ट में, है ना। तो टाइम से डिफ्रेंशिएट करो तो डी आई बाई डी टी, आई नॉट तो ऐसे का वैसे ही है, वो तो रहेगा। 1 को डिफ्रेंशिएट करो तो 0, ई टू दी पावर माइनस टी बाई लैम्डा, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ई टू दी पावर माइनस टी बाई लैम्डा इंटू -1 बाई लैम्डा, लिख सकते हो ना, सिंपल डिफ्रेंशिएशन है, चेन रूल लगाया बस, ई टू दी पावर माइनस टी बाई लैम्डा का ई टू दी पावर माइनस टी बाई लैम्डा, और माइनस है तो इसका -1 बाई लैम्डा, और पहले से एक माइनस था, माइनस माइनस कटेगा मतलब कैंसिल हो जाएगा, तो डी आई बाई डी टी क्या आ रहा है बोलो, आई नॉट तो आई नॉट रहेगा, इसका वैल्यू आ रहा है, आई नॉट को क्या लिख सकते हो, ई नॉट बाई आर लिख सकते हो, मैंने लिखाया था, देखो पिछले वाले स्लाइड में लिखाया था, इधर देख लो एक बार, आई नॉट को कहाँ लिखा था बोलो, वहाँ लिखा था ई बाई आर, तो आई नॉट को ई बाई आर लिखो, एक सेकेंड यार, आई नॉट को लिखो ई बाई आर, ठीक है। और यहाँ लैम्डा को क्या लिखोगे, लैम्डा इज इक्वल टू होता है एल बाई आर 1 बाई लैम्डा आर बाई एल ई टू दी पावर माइनस टी बाई लैम्डा, आर आर कैंसिल आउट होगा, तो डी आई बाई डी टी कितना आएगा बोलो, डी आई बाई डी टी आसानी से आ रहा है ई बाई एल ई टू दी पावर माइनस टी बाई लैम्डा, देखो इतना आ रहा है कि नहीं, सबका देखो आ रहा है, ई बाई एल ही आ रहा है क्या, ई बाई एल ही आ रहा है क्या, एक बार देख लो, आ रहा है ना, एक सेकेंड बस थोड़ा सा यहाँ से लिख दो, बस ये ख़त्म होने वाला है। एट टी इज इक्वल टू 0, टी जब भी 0 होगा डी आई बाई डी टी कितना आएगा बोलो, ई बाई एल, यानी कि उसका रेट क्या है, उसका रेट मैक्सिमम आ रहा है, देखो टी 0 होगा तो ई टू दी पावर 0 कितना 1, अगर टी इनफाइनाइट हुआ तो डी आई बाई डी टी कितना होगा था, फिर बोलो
टी इनफाइनाइट होने से डी आई बाई डी कितना आएगा, 0 आएगा। अगर टी का वैल्यू इनफाइनाइट है तो रेट मिनिमम। तो इसको बोलने का मतलब ये था, एक सेकेंड, इसको इसलिए मैंने बताया, इसको मैं छोटा करता हूँ, कि जो भी कन्फ्यूज़न था कि ग्राफ ऐसे क्यों हो रहा है, देखो पहले जैसे वैल्यू बढ़ता था, वैल्यू सबसे पहले कहाँ बढ़ रहा है, टी इजिकल टू 0 पे, जैसे टी इजिकल टू 0 पे बढ़ा सबसे ज़्यादा, लेकिन जैसे जैसे टाइम इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो वैल्यू क्या है, वो घटते जा रहा है ना। जैसे जैसे टाइम इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है वैल्यू धीरे धीरे घटते जा रहा है। तो वैल्यू धीरे धीरे घटते जा रहा है ना, और वैल्यू अगर धीरे धीरे घटते जाएगा थोड़ा सा डिज़ाइन बना देते हैं, चलो ठीक है। वैल्यू अगर धीरे धीरे घटते जाएगा तो उसका रेट ऑफ इंक्रीज़ वो भी घटते जाएगा। जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ पे जितना इंक्रीज़ हो रहा है शुरू में, उसका जो रेट है वो धीरे धीरे घटते जा रहा है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा ग्राफ होगा, देखो e⁻⁻⁶ का ग्राफ आ रहा है। e⁻⁻⁶ मतलब कैसा ग्राफ होता है, ऐसा ग्राफ होता है। e⁻⁻⁶ मतलब ऐसा ग्राफ, तो उसको भी इधर लिखो, e⁻⁻⁶ का वेरिएशन को उसको भी इधर लिख दो। इसको लिख दो ऐसा, इसका ग्राफ भी धीरे धीरे घटते जा रहा है। मैक्सिमम वैल्यू कितना हो रहा है बोलो, अभी लिखा है मैक्सिमम वैल्यू कितना है, E/L, और मिनिमम घटते जाएगा। ग्राफ किसके साथ किसका है, di/dt के साथ t का ग्राफ है, di/dt के साथ t का ग्राफ है, ठीक है। एक चीज़ बस छूटा हुआ है, उसको थोड़ा सा लिखना है, एक चीज़ बस छूटा हुआ है, उसको थोड़ा सा लिखना है। लिखो करंट डीके, जल्दी लिखो करंट डीके। करंट डीके, अगर करंट का ग्रोथ ऐसा हुआ, करंट डीके में क्या होता है, जैसे चार्ज का ग्रोथ देखे थे, चार्ज का डीके देखे थे कैपेसिटर में, वैसे ही यहाँ पे सेम टू सेम आएगा। तो लिखो करंट डीके, करंट डीके। करंट डीके में कितना आएगा, जो I का वैल्यू I0 1 माइनस वाला जो टर्म था वो नहीं आएगा, बाकी का पूरा टर्म आएगा, I0 इंटू e⁻⁻t/λ, बाकी का पूरा आएगा, 1 माइनस वाला टर्म नहीं आएगा, ठीक है, 1 माइनस वाला टर्म नहीं आएगा। अब एक चीज़ बस छोटा एक दो चीज़ लिखना है, ठीक है, जल्दी से लिख लो एक बार। लिखो एट t = 0। देखो डीके में ऐसा था करंट, अगर ग्रोथ में करंट देखा जाए तो ग्रोथ में कैसा था, ऐसा था ना। देखो t = 0 पे करंट कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। ग्रोथ के टाइम में t = 0 पे करंट कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। तो ड्यूरिंग ग्रोथ ऐसे लिखो, ड्यूरिंग ग्रोथ करंट का वैल्यू कितना आ रहा था, 0 आ रहा था t = 0 पे, I का वैल्यू है ना। t = 0 पे अगर I का वैल्यू 0 आ रहा था तो तब तुम लिखो, तब क्या लिख सकते हो, देखो रेजिस्टेंस हमेशा एक्टिव रहता है, तो 0 मतलब ओपन सर्किट हो रहा था, ओपन सर्किट मतलब कहीं करंट नहीं जा रहा था। तब ये वाला इंडक्टर कैसे बिहेव कर रहा था, मैं इसको कॉपी करके उधर पेस्ट कर दूंगा। तो ये वाला इंडक्टर बिहेव कर रहा था ओपन सर्किट एलिमेंट, ओपन सर्किट मतलब इससे कोई करंट नहीं जा रहा था। अगर करंट नहीं जाएगा तो ये कैसा बिहेव करेगा, ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो इसको मैं मिटाता हूँ और इसको मैं हटाता हूँ, इसको ऐसे लिख दो। यहाँ पे कैसा सर्किट, ओपन सर्किट, मतलब ना तो यहाँ से करंट जा रहा था ना ये करंट को अलाउ कर रहा था, ठीक है। t = 0 पे। अब लास्ट क्या लिखना है, t = इन्फिनिटी पे, t = इन्फिनिटी पे। अब देखो इन्फिनिटी पे क्या आता है, इन्फिनिटी पे ये वाला पूरा टर्म क्या आता है, 0।
इन्फिनिटी पे आई इज इक्वल टू क्या आ जाता है, आई नॉट, है ना, आई इज इक्वल टू आई नॉट। मैं यहाँ पे एक स्विच डाल रहा हूँ, स्विच मैंने बोला था कि नहीं डालना है लेकिन बाद में डालना है, तो मैं स्विच डाल रहा हूँ, ठीक है। क्यों डाल रहा हूँ वो भी मैं बताऊँगा। टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे आई इज इक्वल टू क्या था, आई नॉट। आई नॉट का वैल्यू क्या लिखे थे तुम लोग, जल्दी बोलो, आई नॉट का वैल्यू ई बाई आर, तो लिखो ई बाई आर। यहाँ पे कुछ एल का टर्म है, कुछ एल वाला टर्म बचा इधर, नहीं ना, एल वाला टर्म बचा, अगर एल वाला टर्म नहीं बचा मतलब ये है कि यहाँ पे एल पे कुछ ड्रॉप ही नहीं हो रहा है, ये सीधा सीधा इसको ग्रीन सिग्नल दे रहा है, मतलब तुम चले जाओ, ठीक है, मतलब वहाँ पे ड्रॉप ही नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसे ये ओपन सर्किट जैसे बिहेव कर रहा था, यहाँ पे कैसे बिहेव कर रहा है, शॉर्ट सर्किट। कैसे, शॉर्ट सर्किट। तो एक दो चीज़ याद रखो, अगर कहीं पे बोला गया जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, मतलब टी इज इक्वल टू 0, मैं टर्म भी लिख देता हूँ, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, ऐसे ही लिखा जाता है क्वेश्चन में, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग स्विच। और अगर बोला ये वाला टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी कब होगा, अगर बोला गया स्टेडी स्टेट, या फिर बोला गया लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, उस सारे सिचुएशन में मेरे को क्या करना है, मेरे को इसका सहारा लेना है, ये वाले कॉन्सेप्ट का सहारा लेना है, ठीक है। यहाँ तक समझो, ठीक से समझो यहाँ तक। तो ऐसा था तुम्हारा टोटल आरएल सर्किट, ठीक। तो एक क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे एक स्विच है, और यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे एक कॉइल है, ठीक है। अब इसका वैल्यू दिया हुआ है 10 वोल्ट, इसका 10 वोल्ट, इधर स्विच है 2 ओम, 3 ओम, 6 ohm, last one is 5 Henry. You need to find out the current, you just need to find out the current at t is equal to 0, means just after closing the switch and long time after closing the switch. तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। एक बार ये वाला वीडियो जो लोग ऑफलाइन भी क्लास कर रहा है या जो लोग देख रहे हैं ऑनलाइन, उसको एक दो बार देखो, क्योंकि आरएल सर्किट थोड़ा सा डिफिकल्ट है। टी इज इक्वल टू 0 पे क्या होता है तुम लोगों को पता है, टी इज इक्वल टू 0 पे इंडक्टर ओपन सर्किट जैसा बिहेव करेगा ना। ओपन सर्किट मतलब इसको मेरे को क्या करना है, हटा देना है। अब इसको हटाऊंगा तो यहाँ से करंट जाएगा, तो करंट अगर यहाँ से नहीं जाएगा तो यहाँ से जाएगा, नहीं जाएगा, कहीं से नहीं जाएगा, मतलब यहाँ से जाएगा। तो अब बोलो, अब करंट कितना आएगा, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, V10, आर कितना 3 और 2 5, कितना आ रहा है बोलो 2 एम्पियर। अब समझ आया कैसा आता है। अब फिर से ये बनाना होगा t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, तब यहाँ पे ये कितना था 6 था ना, ये 5 हेनरी था। अगर इन्फिनिटी पे इसको क्या करना है, इसको पूरा हटा के क्या लिख देना है, इधर एक स्ट्रेट लाइन सा डाल देना है। तो स्ट्रेट लाइन सा डाल दूँ तो 6 और 3 किस में पैरेलल में, 6 3 ज़ा 18, इसको अगर करो तो 6 3 ज़ा 18 बाई 6 प्लस 3 कितना 2, 2 और 2 किस में सीरीज में
यानी 4। तो t इजिकल टू इन्फिनिटी में बनाओ तो उसका वैल्यू कितना आएगा बोलो, i इजिकल टू 10/4 यानी कितना आ रहा है 2.5 एम्पियर। आया समझ में कैसे आता है? ठीक है, समझो ये वाला। तो क्वेश्चन ऐसे ही आता है, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही आता है एग्ज़ाम में। तो ये चीज़ एक बार देख लेना, ठीक है। ओके देन, अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन नहीं हो पाया और एक मोशनल ईएमएफ नहीं हो पाया, तो वो वाला और एक वीडियो होगा। तो 4 वीडियो में टोटल इंडक्शन आपका हो जाएगा। थैंक यू।